गेहूँ काटने के बाद या किसी दूसरी फसल काटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये गेहूँ काटने के बाद यहाँ भूसा बनाया गया है, तो ये सारा भूसा नहीं उठ पाता, कुछ नीचे रह जाता है। इसी तरह से हम चाहे चने की फसल लें या कोई दूसरी फसल लें, उसके कुछ अवशेष ज़मीन पे रह जाते हैं। ख़ास तौर से जो हमारी गेहूँ की फसल है, इसमें ये अवशेष रहते ही हैं और इनको उठाना बहुत मुश्किल होता है। अब इन अवशेष के साथ क्या समस्या आती है कि ये बहुत धीरे-धीरे सड़ते हैं और ये सड़ने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और इसकी वजह से जो हम अगली फसल बोएँगे, हम चाहे मक्का बोएँ या धान बोएँ, कोई दूसरी फसल बोएँ, वो फसल पीली पड़ने लगती है। तो आपने अपने खेतों में भी ये देखा होगा कि जहाँ पे आप थ्रेशिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं फसल की और जहाँ इस तरह के अवशेष रह जाते हैं, अगली फसल कमज़ोर रह जाती है, वो उठ नहीं पाती, वो पीली पड़ती है और जितनी उसकी ग्रोथ होनी है, वो ग्रोथ नहीं हो पाती। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा कि ऐसा क्यों होता है और इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, ये जो हमारे फसल के अवशेष हैं, ये अगली फसल के बोने तक सड़ जाने चाहिए। अगर ये सड़ते नहीं हैं पूरी तरह से, तो उस खेत में नाइट्रोजन की खास तौर से कमी होने लगती है और उस नाइट्रोजन की कमी की वजह से अगली फसल पीली पड़ जाती है। भले ही आपने उसमें जो उसकी रिकमेंडेड डोज़ है, संस्तुत मात्रा जो नाइट्रोजन दी हो, भले ही पूरी दी हो, तो भी वो फसल पीली पड़ती है। अब देखिए, ये जो अवशेष हैं, इसको सड़ाने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्मजीव करते हैं। इसके ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया है, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीटीज़ हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं जो इसको सड़ाते हैं। और सूक्ष्म जीवों को सड़ाने के लिए नाइट्रोजन और नमी चाहिए और अच्छा तापमान चाहिए। तो नमी तो जब बारिश होगी उससे मिल जाएगा। टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है इस समय, मई, जून में, जुलाई में अच्छा टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर की वजह से वो काम अपना अच्छा करते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो हमारे फसल अवशेष हैं, खास तौर से चाहे गेहूँ का है, धान का है, मक्के का है, जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, इन अवशेषों में नाइट्रोजन बहुत कम होती है, लगभग 0.5% होती है और कार्बन ज़्यादा होता है। अब जो बैक्टीरिया है, चाहे फंगस है, जो सूक्ष्मजीव हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने में मतलब इसको डिकम्पोज़ करने में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में चाहिए होती है। लेकिन ये रेसिड्यूज़ जो हैं, उनमें नाइट्रोजन उतनी पर्याप्त नहीं है कि उसको पूरा कर सकें। तो जैसे ही ये हमारा भूसा मिट्टी में मिलता है, बारिश के पानी के साथ नीचे जाता है, उनकी एक्टिविटी तो बढ़ जाती है। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फंगस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है, दूसरे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। कार्बन तो मिल रहा है, तो कार्बन मिलने से उनकी संख्या बढ़ती है। अब उनकी संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उनको जो पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए था, फास्फोरस चाहिए था या पोटेशियम चाहिए था, दूसरे पोषक तत्व चाहिए थे, वो नहीं मिल पाते। और इन सभी पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है, वो होती है नाइट्रोजन की। ऐसी स्थिति में सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो पहले से ही प्रेजेंट नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक मैटर में है या एमाइड में है, किसी भी रूप में है, उस नाइट्रोजन को लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जब डिकम्पोज होगा, तो इसके साथ-साथ क्या होगा कि इसकी मिट्टी की जो नाइट्रोजन है, वो सूक्ष्म जीवों के शरीर के अंदर चली जाएगी। तो ये खेत में आप जब देखेंगे डिकम्पोज़िशन होगा, जब पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है डिकम्पोज़िशन, तो इसकी जो नाइट्रोजन है मिट्टी की सूक्ष्म जीव के शरीर के अंदर चली गई और वहाँ नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप मक्का उगा रहे हैं या धान उगा रहे हैं, कोई दूसरी फसल ले रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन की कमी आएगी और वो फसल बैठ जाएगी, मतलब उतनी अच्छी नहीं चलेगी, उसकी पैदावार नहीं होगी। और जब ये रेज़िड्यू पूरा डिकम्पोज़ हो जाएगा, मतलब पूरी तरह सड़ जाएगा, तब सूक्ष्म जीवों की डेथ शुरू हो जाती है, मृत्यु शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उनको आगे कोई कार्बन तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कार्बन तो इस भूसे से मिल रहा था, इन रेज़िड्यू से मिल रहा था, तब उनको कार्बन का सोर्स मिल नहीं पाता है। तो कार्बन की अब्सेंस में उनकी डेथ शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल बनने के लिए, कोशिकाओं बनने के लिए कार्बन जरूरी है। तो उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन थी, वो अब मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये काम तभी होता है जब ये रेज़िड्यूज़ पूरी तरह से सड़ जाए। लेकिन जब हम अगली फसल तक बोते हैं, तब तक ये सड़ नहीं पाता है और नाइट्रोजन उसके बनी रहती है। फसल बोने के 40-50 दिन बाद ये नाइट्रोजन मिलनी शुरू होती है, तब तक फसल में कमी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिकम्पोज़िशन है हमारा, अगली फसल के बोने तक पूरा हो जाना चाहिए। मान लीजिए हम इसमें फसल जून के अंतिम सप्ताह में बोना चाह रहे हैं, तो अंतिम जून के अंतिम सप्ताह से पहले ये पूरी तरह से सड़ जाए, तभी इससे फसल को नाइट्रोजन मिलेगी, अन्यथा हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी आने लगेगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये तेज़ी से नहीं सड़ेगा। अब इसको सड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसको सड़ाने के लिए एक तो ये मिट्टी के संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मजीव मिट्टी के ऊपर नहीं है, मिट्टी के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिल जाए। नंबर 1 तो ये कोशिश करें कि हम इसको फैला करके किसी तरह से इस पे
मिट्टी के अंदर मिला दें, चाहे हम रोटावेटर चला दें या हैरो चला दें, तो किसी तरह से हमको इसके कांटेक्ट में लाना है। दूसरा, इसको नमी मिल जाए, तो नमी बारिश के दिनों में मिली जाएगी। टेम्परेचर इसको अच्छा मिल जाए, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर तापमान भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन इसको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है। अगर हम इसको नाइट्रोजन दे दें किसी तरह से, तो ये जल्दी सड़ेगा। तो नाइट्रोजन देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ये क्षेत्र है, केवल जहां इसको मैं सड़ाना, आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र है ये, इतने ही एरिया में आप थोड़ा यूरिया डाल दीजिए। यूरिया डालने से क्या होगा, वो नाइट्रोजन पौधों को ये सॉरी सूक्ष्म जीवों को तुरंत मिल जाएगी और वो अपना सड़ाने का काम तेजी से कर देंगे। तो जो आपने यूरिया डाली है वो सूक्ष्म जीवों की शरीर में चली जाएगी और सो सड़ाएंगे, और सड़ाने के बाद वही नाइट्रोजन फिर हमें मिल जाएगी। तो यूरिया वाली भी मिल जाएगी और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है 0.5% जैसे मैंने बताया ऑन एन एवरेज होती है, वो भी हमको मिल जाएगी। तो ये यूरिया डालने से सड़ने का काम तेजी से होता है। अब यूरिया हमें डालनी कितनी है, तो देखिए 25 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ में डाल दें तो पर्याप्त हो जाती है। अब ये चूंकि एकड़ में तो है नहीं, ये तो छोटा एरिया है, तो आप थोड़े अंदाज से डाल दीजिए, 1-2 किलो आप डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए। छोटे क्षेत्र के लिए अंदाज से कर लीजिए। वो तो मैंने आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ बताइए। बड़े क्षेत्र में अगर आपका बहुत रेजिड्यू है उसके लिए है, और लेकिन आपको डालना तब जिसमें नमी हो। तो नमी हो, मिट्टी में मिला दीजिए, यूरिया आप डाल दीजिए, तो अगली फसल की बुआई से पहले पहले ये सड़ जाएगा और नाइट्रोजन के अलावा दूसरे पोषक तत्व भी डीकम्पोजिशन से रिलीज होते हैं, वो भी मिलेंगे। जो इसके अंदर इसके भूसे के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो सारा रिलीज हो जाएगा, नहीं तो वो फंसा रह जाएगा, माइक्रोबियल बॉडी में फंसा रहेगा, इस भूसे के अंदर फंसा रहेगा। तो सारे पोषक तत्व आपके रिलीज हो जाएंगे, खासतौर से नाइट्रोजन बहुत अच्छी मिल जाएगी। जो आपने यूरिया इसको डाली है सड़ाने में वो भी आपको मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, इस क्षेत्र में जितना ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट वो बढ़ जाएगा और अगली फसल पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यहाँ फसल हमारी दब जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि गर्मियों के दिनों में अभी जब आपका रेजिड्यू खेत में पड़ा हुआ है, उसके बुरे प्रभाव ना आए, उससे जल्दी ऑर्गेनिक मैटर बन जाए, उससे जल्दी नाइट्रोजन मिल जाए, फास्फोरस मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, जो दूसरे तत्वों मिल जाए, इसके लिए उसका जमीन में मिला करके सड़ाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, यूरिया डाल के आप इसको जल्दी सड़ा सकते हैं। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, किस तरह से हम रेजिड्यूज को जल्दी सड़ा सकते हैं। और इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसको मैंने खास तौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।